हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज की क्लास में हम बीए थर्ड ईयर के समाजशास्त्र के पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि 2019 का है। इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इसका पार्ट 1 लगभग 3 महीने पहले मैंने सॉल्व कराया था, तो कुछ कारणवश ये पेपर सॉल्व नहीं कराया जा पाया। तो आज इसका सेकेंड वीडियो मैं डाल रही हूँ। इसमें 30 क्वेश्चनों को हल कराया जाएगा। पॉइनियर्स ऑफ इंडियन सोशलॉजी इसके पेपर का नाम है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 31 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। मूल सार्वभौमिक हैं, मूल अपरिवर्तनीय हैं, मूल परस्पर विरोधी हो सकते हैं, मूल प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें असत्य कथन की बात की गई, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मूल परस्पर विरोधी हो सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रत्येक समाज की अनेक परंपराएं होती हैं, प्रत्येक परंपरा बाध्यकारी नहीं होती है, परंपराएं अनुभव पर आधारित होती हैं, परंपरा और संस्कृति में कोई अंतर नहीं है। तो इसमें असत्य कथन की बात की गई है, तो इसको हमें ध्यान से देखना है कि कहाँ सत्य बात पूछी जाती है और कहाँ असत्य, क्योंकि इस पर ही पूरा क्वेश्चन डिपेंड होता है, उससे आंसर भी बदल जाते हैं। तो प्रत्येक समाज में अनेक परंपराएं होती हैं, ये बात सही है। परंपराएं अनुभव पर आधारित होती है, ये भी सही है। परंपरा और संस्कृति में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन बी ऑप्शन जो आपका है, प्रत्येक परंपरा बाध्यकारी नहीं होती है, ये असत्य लग रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से क्या संस्कृतिकरण का उदाहरण है। इसमें नंबर 1 में दिया हुआ है, किसी व्यक्ति द्वारा उच्च जातीय परंपराओं को अपनाना, निम्नतर जाति का ब्राह्मणीकरण, उच्च जाति द्वारा निम्नतर जाति का अनुसरण करना, या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें सारे आंसर आपके करेक्ट हैं। उसका प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से क्या धर्मनिरपेक्षीकरण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन में है नारी सशक्तिकरण, न्यायिक समानता, शिक्षा का अधिकार, जातियों के निश्चित व्यवसाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। धर्मनिरपेक्षीकरण जो है आपका नारी सशक्तिकरण नहीं है, बाकी न्यायिक समानता, शिक्षा का अधिकार और जातियों का निश्चित व्यवसाय जो है आपका, ये सभी धर्मनिरपेक्षीकरण के उदाहरण हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। ऑप्शन है संस्कृतिकरण किसी जाति तक सीमित नहीं है, निम्न जातियां उच्च जातियों की परंपराओं का अनुसरण करती हैं, संस्कृतिकरण बिना प्रतिरोध के संपन्न होता है, संस्कृतिकरण में कम से कम एक पीढ़ी का समय लगता है। तो देखिए, संस्कृतिकरण किसी एक जाति तक सीमित नहीं है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है आपकी। और उसके बाद है निम्न जातियाँ ऊंची जाति की परंपराओं का अनुसरण करती हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है आपका। और उसका तीसरा है संस्कृतिकरण बिना प्रतिरोध के संपन्न होता है, जबकि संस्कृतिकरण में बिना प्रतिरोध के नहीं होता। संस्कृतिकरण में मतलब प्रतिरोध होता है, विरोध करते हैं वो लोग तब आगे बढ़ते हैं। कई लोग विरोध करते हैं कि मतलब विरोध के बाद ही वो आगे बढ़ता है। फिर उसका लास्ट ऑप्शन है संस्कृतिकरण में कम से कम एक पीढ़ी का समय लगता है। तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसका प्रश्न नंबर 36 है, भारतीय पारंपरिक ग्रामीण समाज व्यवस्था को किसने सुसंगत सामाजिक व्यवस्था कहा है। तो इसमें ऑप्शन में है मार्क्स, आंद्रे बेतेई, धुरिये और डीपी मुखर्जी। तो हार्मोनिक सोशल सिस्टम की बात जो है, सुसंगत सामाजिक व्यवस्था की बात आपकी आंद्रे बेतेई करते हैं। तो उसका जो बी नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है,
आंद्रे बेतेई के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सामाजिक संसरण का कारण नहीं है? ऑप्शन में है इसमें जाति, वर्ग, शक्ति। तो 3 ऑप्शन ऊपर के आपके राइट हैं, इसमें नहीं कारण पूछा गया, तो प्रजाति जो है आपका ये राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 38 है, किसी व्यक्ति के सामाजिक वर्ग परिवर्तन से उसकी जाति परिवर्तित नहीं होती क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, कानून जाति परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है, ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों ही बातें आपकी सही हैं आपकी, तो इसलिए आपका सी नंबर वाला जो ऑप्शन है ए और बी दोनों ये करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 38 का आपका 38 नंबर का जो प्रश्न है इसका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन आंध्र बेतेई के अनुसार शक्ति का स्रोत है? ऑप्शन में राजनीतिक दल, भूस्वामित्व, पंचायत, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से क्या लोक संस्कृतिकरण का लक्षण नहीं है? फ्लॉक कल्चर के बारे में इसमें बात की गई है, तो इसमें स्थानीय प्रकृति ये आंसर आपका सही है क्योंकि ये लक्षण है। सृजनात्मकता ये भी लक्षण है, सरलता ये भी लक्षण आपकी लोक संस्कृति का है, लेकिन व्यवसायीकरण ये आपका लोक संस्कृतिकरण का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से लोक संस्कृति में परिवर्तन का कारण क्या है? जाति, धर्म, परंपराएं, नगरीय संस्कृति का प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नगरीय संस्कृति का प्रभाव जो है लोक संस्कृति में परिवर्तन का कारण है। उसके बाद प्रश्न नंबर 42 है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन में है टी.के. ओमन, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. धुरिये और आंद्रे बेतेई। तो रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया ये बहुत ही फेमस पुस्तक है एम.एन. श्रीनिवास की। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें और लर्न भी कर लें। इस पुस्तक में उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत करी और मोस्टली एग्ज़ाम जो कि सोशलॉजी के है तो उसमें ये पुस्तक का नाम पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इसको लर्न कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन प्रभु जाति हो सकती है? ऑप्शन में है ब्राह्मण, कुर्मी, द्विज जातियाँ, कोई भी नहीं। इसमें प्रभु जाति की बात करी गई, तो प्रभु जाति जो होती है आपकी तो इसमें उच्च जातियों को शामिल किया जाता है, तो द्विज जातियाँ जो हैं आपकी ये प्रभु जातियाँ हो सकती हैं। तो इसका जो सी नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से क्या संस्कृतिकरण हेतु सहायक दशा नहीं है? ऑप्शन में है राजनीतिक शक्ति, जातीय अधिक्रम, पाश्चात्य शिक्षा या सामाजिक सुधार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। संस्कृतिकरण के लिए सहायक दशा राजनीतिक शक्ति, जातीय अधिक्रम, पाश्चात्य शिक्षा ये सभी हैं, लेकिन सामाजिक सुधार इसका आंसर नहीं लग रहा है। ये थोड़ा डाउट में है क्वेश्चन, क्योंकि मुझे इसके 2 आंसर लग रहे हैं, सी और डी में कोई करेक्ट होगा। तो अगर इसमें कोई किसी को करेक्ट पता हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दे, अगर मुझे कंफर्म होगा तो मैं इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दूंगी। तो इसको डाउट में डाल लीजिए इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 44 जो है आपका पाश्चात्य शिक्षा भी इसका आंसर हो सकता है मोस्टली। उसके बाद प्रश्न नंबर 45 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृतिकरण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन में है विधवा विवाह, शाकाहारी भोजन, तीर्थ यात्रा, प्रभु जाति के व्यवसाय को अपनाना। तो इसमें आपके शाकाहारी भोजन,
तीर्थ यात्रा और प्रभु जाति के व्यवसाय को अपनाना, ये सभी संस्कृतिकरण के उदाहरण हैं। लेकिन विधवा विवाह जो है ये संस्कृतिकरण का उदाहरण नहीं है। तो आपके 45 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से क्या लौकिकीकरण का कारण है? तो लौकिकीकरण का मतलब, ये अवधारणा भी आपकी एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा प्रस्तुत की गई है। लौकिकीकरण में धर्म को महत्व न देकर विज्ञान को महत्व दिया जाता था। तो इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन में है धार्मिक संरचना में परिवर्तन, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण या उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों ही चीज़ें लौकिकीकरण का कारण है। तो इसलिए आपका 46 से जो 46 नंबर का प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 47 है आपका, रामपुर में श्रीनिवास द्वारा कौन सी जाति प्रभु जाति पाई गई? ऑप्शन में है आपका कुर्मी, कौपू, ओकालिंग, यादव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओकालिंग जो जो जाति थी प्रभु जाति पाई गई है। प्रश्न नंबर 48 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परंपराएं एस.सी. दुबे के वर्गीकरण में प्रदत्त नहीं हैं? ऑप्शन में है धार्मिक परंपराएं, क्षेत्रीय परंपराएं, आधुनिक परंपराएं, पश्चिमी परंपराएं। तो इन्होंने 6 प्रकार की परंपराओं के बारे में बात करी है। धार्मिक परंपरा, क्षेत्रीय परंपरा, पश्चिमी परंपरा इनके वर्गीकरण में शामिल है, लेकिन आधुनिक परंपराएं इनके वर्गीकरण में शामिल नहीं। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, सामाजिक जीवन के गुणात्मक सुधार को आधुनिकीकरण की प्राथमिक दशा के रूप में किसने स्वीकार किया है? ऑप्शन में है एस.सी. दुबे, डी.पी. मुखर्जी, एम.एस.ए. राव, योगेंद्र सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। योगेंद्र सिंह आधुनिकीकरण के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर योगेंद्र सिंह है। प्रश्न नंबर 50 है, एस.सी. दुबे के अनुसार विकास से संबंधित मूल समस्याएं क्या हैं? विकास के प्रति लोगों की मनोवृत्ति, पाश्चात्य देशों का प्रभाव, गैर लोचपूर्ण नियोजित परिवर्तन, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उसके बाद प्रश्न नंबर 51 है आपका, एस.सी. दुबे ने किस भारतीय ग्राम का अध्ययन किया? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और मोस्टली एग्ज़ाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। समीरपेट, श्रीपुरम, रामपुर और सीतापुर। तो समीरपेट जो आपका गांव है इसका अध्ययन एस.सी. दुबे के द्वारा किया गया। श्रीपुरम गांव का जो अध्ययन है वो आंध्रे बेतेई ने किया था और रामपुर का जो अध्ययन है वो आपके एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से इसको लर्न कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, सोशल मूवमेंट इन इंडिया का लेखक कौन है? ऑप्शन में है इरावती कर्वे, एम.एस.ए. राव, जी.एस. धुरिये, महात्मा गांधी। तो सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक जो है वो आपकी एम.एस.ए. राव की है। ये भी इम्पॉर्टेंट है तो इसको नोट डाउन करके लर्न कर लीजिए। अधिकतर एग्जाम में इसके राइटर पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, सोशल इकोलॉजी के लेखक कौन है? ऑप्शन में है आर.के. मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, इरावती कर्वे और ए.आर. देसाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, आर.के. मुखर्जी। इन्हें राधा कमल मुखर्जी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सोशल इकोलॉजी पुस्तक लिखी। प्रश्न नंबर 54 है आपका, निम्नलिखित में से अपमूल्य का उदाहरण है? शारीरिक श्रम करना, सामंजस्य से रहना, सत्य बोलना। देखिए ये सब अपमूल्य के उदाहरण नहीं है, लेकिन अस्पृश्यता का पालन ये जो है आपका अपमूल्य के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 55 है, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिक होता है या आनुवांशिकता पर आधारित होता है तब उसे जाति कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो देखिए ये परिभाषा है C.H. कूले की, इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। इसी तरीके से एक मजूमदार की परिभाषा है, जाति एक बंद वर्ग है। और C.H. कूले ने ये परिभाषा दी, जब कोई वर्ग पूर्णतः आनुवांशिक होता है तो उसे जाति कहा जाता है। उसका प्रश्न नंबर 56 है, प्रजाति किस प्रकार की अवधारणा है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविकी, धार्मिक। तो प्रजाति आपकी जैविकी अवधारणा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 57 है आपका, जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन में है नेस्फील्ड, धुरिये, मजूमदार, हट्टन। 500 क्वेश्चन की जो एक सीरीज़ थी उसमें मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। एक पुस्तक थी नेस्फील्ड की, ब्रीफ व्यू ऑफ कास्ट सिस्टम, वो इनकी फेमस पुस्तक मानी जाती है। और इन्होंने जाति की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत को महत्व दिया है। उन्होंने बताया है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति की उत्पत्ति का कारण है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 58 है, धुरिये के अनुसार जाति व्यवस्था की स्थापना किसने की? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो धुरिये के अनुसार जाति व्यवस्था की स्थापना को उन्होंने ब्राह्मणीकरण को महत्व दिया, तो उन्होंने ब्राह्मण की बात करी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, जब उच्चतर जाति की कन्या का विवाह निम्नतर जाति के वर से हो तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? गैर कानूनी विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अनुलोम विवाह में कन्या जो होती है वो निम्न जाति की होती है और उसका जो वर होता है वो उच्च जाति का होता है। लेकिन प्रतिलोम विवाह में जो होता है वो कन्या उच्च जाति की होती है और वर निम्न जाति का होता है। तो यहाँ पर कहा गया है जब उच्चतर जाति की कन्या का विवाह निम्नतर जाति के वर से होता है तो इस प्रकार के विवाह को हम अनुलोम विवाह कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उसका प्रश्न नंबर 60 है, धुरिये के अनुसार निम्नलिखित में से क्या नगरीय समाज की विशेषता है? ऑप्शन में है गतिशीलता, विशेषता नहीं है इसमें पूछा गया, विशेषता नहीं है की बात की गई है। तो गतिशीलता नगरीय समाज की विशेषता है, वर्ग व्यवस्था नगरीय समाज की विशेषता है, और उसके बाद है आपका संस्तरण भी आपकी नगरीय समाज की विशेषता है। लेकिन अनौपचारिक संबंध जो है आपकी ये नगरीय समाज की विशेषता नहीं है, ये ग्रामीण समाज की विशेषता है। क्योंकि जो शहरी समाज होता है या नगरीय समाज होता है उसकी विशेषता औपचारिक संबंध होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर C होगा। प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। तो देखिए इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया गया है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। Thank you for watching this video.